ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मैश लेके सेकंड सीजन का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है डिवाइन विजनरीज के बारे में, और हम सब ये सारी बातें पहले से जानते हैं, लेकिन वो ऐसे मैजिक यूजर्स होते हैं इस दुनिया में जिनका सच में बोलबाला चलता है। ठीक है, जो भी नए डिवाइन विजनरीज होते हैं उनको ब्यूरो ऑफ मैजिक में काम करने का मौका दिया जाता है, जो कि इस दुनिया की सुपीरियर लीगल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और वो ज्यादातर चीजों को हैंडल करती है, जिनमें से एक जादू भी है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो लड़ाई हुई थी मैश की, मैजिया लुपिस के साथ, वो जीत गया था वो लड़ाई, जिसके बाद लैंग के सारे कॉइन्स एडलर को दे दिए गए थे। इसकी मदद से मैश और उसके सारे दोस्त डिवाइन विजनरी बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जब मैश सेल वॉर से लड़ाई कर रहा था तो उस दौरान कुछ लोगों को पता चल गया था कि मैश जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैश यहाँ पे यही कहता है कि चलो फिर अब हमने वो काम निपटा दिया, तो उसके बाद अब सेलिब्रेशन का टाइम है कि नहीं। तो फिन कहता है कि हाँ, किसी तरह तो निपटा दिया था। तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो उस समय खड़े हो गए थे और वो कह रहे थे कि हम टीचर्स को बता देंगे कि ये बंदा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पे डॉट, फिन और लेमन बार बार लगातार उसके मुंह पे उसको बोलते रहे कि नहीं, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है। तो भाई फिन कहता है कि हमने एक तरीके से जबरदस्ती उन लोगों से हाँ बुलवा लिया कि हाँ, मैश जादू का इस्तेमाल कर सकता है। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है मैश बर्न डेड, क्या ये बात सच है कि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो बताओ फिर क्या। तो मैश यहाँ पे भाई हकलाने लग जाता है कि मैं कर सकता हूँ मैजिक का इस्तेमाल। तो वो बंदा कहता है क्या इसका रिकॉर्ड अटक गया क्या? फिन कहता है इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रैक्टिस की थी वो काम कर रही है। तो यार आपको तो पता ही है मैश बेचारा भोला भाला सा है, तो फिन उसको अपने साथ लेके जाने लग जाता है। ये बंदा यही कहता है तुम्हें पता है ना, जो इंसान मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको छुपाना एक क्राइम है, और वैसे भी इस बेकार से बंदे को बचा के तुम कर क्या लोगे? तो फिन कहता है चुप हो जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है कि मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जैसे पीछे पलटता है तो ये बंदा भाई नीचे जमीन पे चपटा हो जाता है और पीछे से लांस आ जाता है। वह मैश उसको सिस्टर कॉम्प्लेक्स नाम से बुलाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा वो अपनी सिस्टर की फोटो अपने पास रखता है और उससे उसको काफी ज्यादा फर्क भी पड़ता है। तो वो बंदा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो लांस कहता है क्योंकि तुमने मेरे को चिढ़ा दिया बस इसलिए। इधर लेमन डॉट को लेके आती है और उसको भाई पूरे शरीर पे पट्टी लगी हुई होती है, और वो यही कहती है ऐसा लग रहा था कि इसको ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन हम गलत थे, इसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। अब यहाँ पे हमें एडलर डॉम के 302 रूम नंबर का सीन दिखाया जाता है। ओके, और इधर भाई पूरी प्रॉपर पार्टी वार्टी हो रखी होती है, इन्होंने फुल इंतजाम कर रखा होता है। लेकिन फिन देखता है कि भाई पार्टी का तो इंतजाम हो रखा है, लेकिन ये बंदा डॉल लेके क्यों बैठा है यहाँ पे, और उनके खिल्ले उड़ा रहे हैं, सामने तो बैठे हैं ये लोग लैंग के बंदे। तो यहाँ पे एविस और एबल दोनों के दोनों बैठे हुए होते हैं और इनको भी इन्होंने पार्टी में इनवाइट किया होता है, ठीक है ना। इधर लेमन जब एविस के पास आती है उससे पूछने के लिए कि क्या तुम्हें चाय चाहिए, तो वो भाई हकलाने लग जाता है, क्योंकि लड़कियों से उसका कुछ लेना देना होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली वो काफी ज्यादा शर्मीला होता है लड़कियों के सामने। इधर लेमन अपने हाथ से मैश को क्रीम पफ खिलाने के लिए आती है, लेकिन भाई मैश ये कहता है मैं अपने खुद के हाथों से खा सकता हूँ। तभी क्रीम पफ नीचे गिरता है और उसके गिरने से पहले भाई मैश अपने मुंह से भाई सक्शन क्रिएट करता है और इस क्रीम पफ को भाई अपनी तरफ खींच लेता है, भाई मुंह के पास ले आता है और खाने लग जाता है। तभी तो फिर आता है और वो लांस से पूछता है कि जब हम लड़ाई कर रहे थे तो तुम हमसे बिछड़ गए थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तो लांस बताता है कि मैं बेसमेंट में कुछ लोगों के साथ फंस गया था जो कि अपने आप को इनमेट्स कह रहे थे, मैं उनसे लड़ रहा था, तभी उनमें से एक बंदा बीच में भाग गया। तो फिन कहता है कि भाई क्या कह रहा है ये, मतलब बेसमेंट में डेथ रो इनमेट्स हैं जिनको मौत की सजा मिल गई है? अरे भैया ये तो काफी खतरनाक बात है। तो यहाँ पे तो भाई अलग ही खेल चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आउल होता है जो कि एक खत लेके आ रहा होता है। ठीक है, एबिस मैश का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इनवाइट किया, साथ ही साथ वो उसको एक वार्निंग भी देता है। वो बताता है कि तुम्हें टारगेट किया गया है इनोसेंट जीरो के द्वारा, वो जादुई दुनिया की सबसे खतरनाक सिंडिकेट है और वो इस अकेडमी में ताकतवर इंसान का पता लगा रहे थे, इसी वजह से लॉर्ड एबल को वो ताकतें मिली है। वही एबल इधर फिन को अपने साथ लेके जा रहा होता है, क्योंकि वो एक बोर्ड गेम भूल गया होता है अपने रूम में। तो फिन कहता है भाई मेरे को क्यों जाना पड़ रहा है इसके साथ इतने अंधेरे में? एबिस बताता है कि लॉर्ड एबल को उनकी पावर मिली जिससे कि वो एक छोटा सा सेक्रीफाइस कर सके किसी बड़ी चीज के लिए। ऐसा लगता है कि इनोसेंट जीरो का तुम्हें ढूंढना कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई तो चक्कर है और वो जरूर आएंगे, तो तुम संभल के रहना। वैसे लॉर्ड एबल एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पे अच्छे लोग शांति से जी सके, जैसे उनकी माँ थी, लेकिन शुक्रिया तुमने लॉर्ड एबल को रोक दिया, और मुझे यकीन है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके इस ड्रीम को सच कर सकते हो, एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जहाँ पे लोग शांति से जी पाए। तभी वो बंदा यहाँ पे फिर से आ जाता है और वो कहता है भाई पिछली बार तो मैं डर गया था, लेकिन इस बार मैं पक्का प्रूफ ढूंढूंगा कि वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जब यहाँ पे अंदर जागता है तो वो देखता है कि भाई मैश तो इधर एबिस रेजर से बात कर रहा होता है जो कि लैंग का सेकंड बेस्ट होता है। वो कहता है भाई ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे यार हो एक दूसरे का, भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ये इस जैसा नमूना है, कर क्या रहा है यहाँ पे इसके साथ। तभी पीछे से भाई एबल भी आ जाता है और कहते हैं तुम्हारा क्या लेना देना है इस कमरे से? तो भाई उसको देख के तो
इस बंदे की फट जाती है और कहते हैं ये तो भाई लैंग का बड़ा वाला बंदा है, अरे मैं क्या बोलूं यहाँ पे, तो यहाँ से भाई उसकी फट जाती है, वो निकल लेता है। ठीक है, तभी ये आउल इधर इस कमरे की खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे देख के लेमन शॉक हो जाती है। अगले दिन हमें मैजिकल ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मैश को बुलाया गया होता है इस सिलसिले में बात करने के लिए कि वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर एक ब्लेस नाम का बंदा होता है और वो ये बताता है कि तुमने अपनी इस काबिलियत को छुपा के रखा, ये चीज तुमने छुपाई कि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये एक क्राइम है। तुम्हें पता है ये दुनिया किसने बनाई है? तो मैश कहता है लगता है किसी बड़े आदमी ने। तो ब्लेस कहता है नहीं, ये दुनिया भगवान ने बनाई है। इस दुनिया को उन्होंने काफी खूबसूरत बनाया हम इंसानों के लिए, और हर एक इंसान को उन्होंने जादुई ताकत दी है, सिर्फ इंसानों को। और जिनके पास ये ताकतें नहीं होती उनका इस परफेक्ट दुनिया में कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कीड़ों की तरह होते हैं और ऐसे कीड़ों से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। तो मैश कहता है मुझे नहीं लगता कि हर चीज को परफेक्ट होना जरूरी है। इससे पहले कि ब्लेस कुछ बोले, साइड में एक बंदा आता है जो कि एक डिवाइन विजनरी होता है और वो कहता है कि अंत में तो सिर्फ सक्सेस मैटर करती है, उसके लिए तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी तुम एक असली इंसान बन सकते हो। तो ये और कोई नहीं बल्कि रेओ ग्रांट्स होता है। ब्लेस पूछता है कि एक डिवाइन विजनरी यहाँ पे क्या कर रहा है? तो रेओ कहता है कि वैसे डिटेल्स से कोई लेने देना नहीं है, क्यों है ना मशरूम, लेकिन देखो हम रूल्स के साथ जीते हैं और ये रूल ज्यादातर लोगों पे लागू होते हैं। तो अगर तुम्हें इस चीज से बचना है तो तुम्हें ज्यादातर लोगों को अपने साथ करना होगा। तो यहाँ पे रेओ कुछ कार्ड्स नीचे फेंकता है जिसके बाद वो कार्ड्स कैंडल बन जाते हैं। मैश पूछता है कि इन कैंडल का क्या सीन है? तो रेओ कहता है कि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, तो तुम्हें दिखाना होगा कि एक चमत्कार जादू से बड़ा होता है। अगर तुम सच में एक मर्द हो तो साबित करके दिखाओ, इस कैंडल को बिना छुए जला के दिखाओ। तो ब्लेस कहता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, मतलब उस बेचारे को तो जादू को इस्तेमाल ही करना नहीं आता, वो बिना छुए कैसे जला देगा उसको? तो मैश यहाँ पे आता है और अपनी वॉन्ड को बाहर निकालता है, वो इस वॉन्ड को नीचे रखता है जमीन के पास। तो ब्लेस कहता है भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सर रेओ जो है ना काफी ज्यादा बुरे हैं यार, मतलब एक बंदे को इतना नीचे गिरा देना कि वो खुद ही मान जाए कि वो कुछ नहीं है, इतना ज्यादा बुरा नहीं करना चाहिए किसी इंसान के साथ, वो तो गिव अप ही कर देगा यार। लेकिन भाई मैश गिव अप करने वालों में से नहीं है, वो वॉन्ड यहाँ पे जमीन पे रख के भाई घिसने लग जाता है। ठीक है, वो कहता है भाई ये कर क्या रहा है? इधर फ्रिक्शन की मदद से वो आग लगाने लग जाता है और भाई आग का पूरा घेरा सा बन जाता है जिससे कि ये कैंडल भी जल जाती है। और साथ ही साथ भाई ब्लेस कहता है भाई जमीन तो लेकिन पत्थर की बनी हुई है, पत्थर से लकड़ी घिस के कैसे आग जला दी इसने? तो मैश कहता है कि तुम बात कर रहे थे ज्यादातर लोगों की, तो मैं उन ज्यादातर लोगों की वाट लगा के रख दूंगा, समझे? तो रेओ कहता है क्या बात है, तुम तो काफी कमाल के हो। यही हमें दूसरी ओर इस रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इधर बाकी डिवाइन विजनरीज भी आ चुके होते हैं। इससे पहले कि मैश कुछ कर सके उसके ऊपर एक सैंड का अटैक होता है और वो कहता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम? तभी ये सारे के सारे डिवाइन विजनरीज इधर अंदर आते हैं और हमें इन सब का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो रेओ ग्रांट से तो हम मिल चुके हैं जो कि एक लाइट केन है। इसके बाद है ऑटल मैड, रेनेटस रेवॉल्व, कार्डो गेना, आजीटो टायरॉन, सोफीना बिब्लिया और सुरारा हेलस्टोन। ऑटल बताता है कि इन रूल्स को इसलिए बनाया गया है जिससे कि सिस्टम बिखर ना जाए, इसलिए हम एक्सेप्शंस को अलाउ नहीं कर सकते वरना सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ऑटल ये कहता है कि खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो बाकी सबसे काफी ज्यादा ऊपर है, हम भावनाओं में आके ऐसी एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा तुमने ये बात भी छुपाई कि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ ही साथ तुमने ईस्टर्न एकेडमी में एडमिशन भी लिया, तो इन सब की सजा तुम्हें मौत से मिलेगी। तो यहाँ पे भाई मैश तो शौक ही हो जाता है। तो ऑटल कहता है कि इसी वजह से सारे डिवाइन विजनरीज का यही फैसला है कि तुम्हें मरना होगा। तभी पीछे से ब्लेस आ जाता है और ये ब्लेस नहीं होता बल्कि उसके ऊपर इनोसेंट जीरो ने कब्जा टाइप कर रखा होता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हम है इनोसेंट जीरो, ये लड़का हमारी अमानत है तो इसको हाथ मत लगाना। तो ये डिवाइन विजनरी सोचते हैं कि इनोसेंट जीरो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस लड़के का कोई ना कोई तो कनेक्शन है इन लोगों से। तो मैश कहता है भाई मैं किसी की अमानत नहीं हूँ, पहले बोल रहा हूँ। तो इनोसेंट जीरो कहते हैं कि प्रूफ के तौर पे हमने इस इंसान के ऊपर मैगी पैरासाइट लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा होता है और वो कहता है क्या मैगी पैरासाइट? तो मैश कहता है अरे तुम कौन हो? ये बच्चा बताता है कि ये एक मैगी पैरासाइट है जो कि काफी खतरनाक मैजिकल क्रीचर है जो कि इंसानों की मैजिकल एनर्जी पे जीवित रहता है और जो भी इंसान इसको दूसरे इंसान से हटाने की कोशिश करेगा तो वो खुद उसका शिकार बन जाएगा। यानी कि भाई इसको हटाना भी मुश्किल है। ठीक है, जो भी हटाएगा इसको वो उसके ऊपर चिपट जाएगा। इनोसेंट जीरो कहते हैं कि ये दुनिया हमारी है तो ये बात कान खोल के सुन लो। रेओ कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम ब्यूरो ऑफ मैजिक के साथ वॉर करना चाहते हो। अच्छी बात है, काफी समय से ये किस्सा चल रहा था, चलो मैं ही इस मैगी पैरासाइट को हटा देता हूँ। तो बच्चा कहता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझ रहे क्या? तुम जानते हो कि मैगी पैरासाइट ताकतवर सोर्सर्स के ऊपर और बुरी तरह से असर करता है। तो रेओ कहता है फिर और कौन करेगा ये काम? अब ऐसा हो ही चुका है तो मैं सबसे ताकतवर और हॉटेस्ट बंदा इस पूरे मैजिकल दुनिया का
ये काम कर सकता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इतने में भाई मैश तो उस कीड़े को निकाल के साइड कर देता है और वो कीड़ा उल्टा भाई मैश के मुंह के अंदर घुस जाता है। वो बच्चा कहता है मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? थोड़ी देर में मैश उसको अपने मुंह से थूक देता है और उसके बाद भाई वो कीड़ा भाई एक कुत्ते की शेप का बन चुका होता है। जैसे बैलून्स को कुत्ते की शेप का बना देते हैं ना, वैसा सा बना देता है। ठीक है, तो वो बच्चा कहता है ये क्या हो गया भाई? कीड़ा था गुब्बारा, मैंने देखा वो तुम्हारे मुंह के अंदर गया था, लेकिन तुमने उसको अंदर नहीं जाने दिया। तुम पहले ही समझ गए कि वो खतरनाक है और तुमने अपनी जीभ का इस्तेमाल करके उसको ऐसे राउंड राउंड बना दिया। तो मैश कहता है हाँ, अपनी जीभ से। तो मैश यहाँ पे ब्लेस को उठा के सीढ़ियों पे रखता है और वो ये कहता है ऐसा लगता है कि ये तो परलोक से धार गए, मैंने उस दुश्मन को हरा दिया और बूढ़ा आदमी को बचाने की कोशिश की, केस खत्म। तो ऑटर कहता है नहीं, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, रूल्स तो रूल्स होते हैं और तुम्हारी बातों से हमें कोई लेने देना है नहीं, क्योंकि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और यही रूल है इस दुनिया का, इसी वजह से तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो मैश कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो ऑटर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये बचकानी हरकतें करने से तुम बच जाओगे, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? तो मैश कहता है मैं नहीं जाने वाला। जिसके बाद यहाँ पे ये गायब हो जाता है और अपनी वॉन्ड वो मैश के गले में रख देता है। वो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैश के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी इधर रेओ पीछे से आ जाता है और वो उसके ऊपर अपनी वॉन्ड पॉइंट करता है और वो ये कहता है कि तुमने कहा कि सारे डिवाइन विजनरीज का ये मानना है, लेकिन तुमने अभी मेरी बात तो सुनी नहीं है। तो ऑटर कहता है वैसे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस रूल्स मानने हैं और यही इस दुनिया का रूल है कि इस बंदे को खत्म किया जाए। तभी यहाँ पे एक स्वॉर्ड आके गिरती है और इस स्वॉर्ड से हमें किसकी याद आती है? रेन की। और साथ ही साथ यहाँ पे वॉलबर्ग भी आ चुका होता है। हमें बताया जाता है कि पहले तो इस मीटिंग में ये चर्चा हो रही थी कि मैश जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उसको सजा मिलेगी। तभी यहाँ पे डिवाइन विजनरीज भी आ गए और अब वॉलबर्ग और रेन भी इधर आ चुके हैं। तो अब मैश बर्नडेड का फ्यूचर क्या होगा, जिसको इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल हल्के में ले रहा है सब कुछ। एनीवे, इधर ऑटर अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है। उसके हिसाब से जो लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको सजा मिलनी चाहिए और इसके बावजूद मैश ने ईस्टर्न एकेडमी को ज्वाइन किया, तो ये तो बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। तो इस चीज के लिए कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस लड़के को सजा सुनानी होगी। लेकिन मिस्टर वॉलबर्ग इस फैसले के खिलाफ होता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इनोसेंट जीरो ने अपना मैसेंजर भेजा हो। इसका मतलब ये है कि मैश एक जरिया बन सकता है इनोसेंट जीरो तक पहुंचने का। तो हम इतनी आसानी से मैश को सजा नहीं दे सकते, ये जानते हुए कि इनोसेंट जीरो से इसका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। मैश कहता है कि ऐसा लगता है हेडमास्टर सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रियो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस्टर वॉलबर्ग पहले एक डिवाइन विजनरी हुआ करते थे और ये एक ऐसे जीते जाते लेजेंड है जिसने इनोसेंट जीरो को खुद आमने सामने की टक्कर दी है अपनी जवानी में। इसी वजह से ये जादुई दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और लोग इनको काफी मानते हैं। तो अब चुपचाप इनकी बात सुनो, ठीक है ना? ऑटर यहाँ पे अभी भी अपनी बात पढ़ा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ आपकी पोजीशन काफी पर है, लेकिन मैं फिर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रूल्स के हिसाब से जो लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे वही वॉलबर्ग अपनी कैप उतार के नीचे झुकता है, जिसको देख के डिवाइन विजनरीज भाई बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करते हैं, क्योंकि एक तो वॉलबर्ग इतना ज्यादा बड़ा है, ऊपर से इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी वो अपना सर झुका रहा है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इतना कुछ खास भी नहीं है, वो साथ ही साथ पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास एक काफी कमाल का तोहफा है कि वो लोगों के दिल जीत लेता है। मेरे ख्याल से ऐसे ही लोगों की जरूरत है हमें इस दुनिया में, जो कि हमारा नजरिया बदल सके। आज तक जिन लोगों के पास मैजिकल पावर नहीं होती थी उनको काफी बुरी नजरों से देखा जाता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये भेदभाव बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इतिहास में हमने काफी चीजों को चेंज किया है, अपने बिहेवियर और वैल्यूज को चेंज किया है, और ऐसा करने में काफी ज्यादा दम लगता है। तो मेरे ख्याल से अब समय आ चुका है कि हम इस चीज पे थोड़ा नजर बनाए रखें। मैं जानता हूँ जो गलत है वो तो गलत ही है। यहाँ पे ऑटर अभी भी अपने रूल्स वाली बातों पे अड़ा हुआ होता है, तो रेन भी इधर अपने घुटने टेक के नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, मैं हेडमास्टर के ओपिनियन के साथ हूँ। मैश बर्नडेड ने ये साबित करके दिखाया है कि वो भरोसेमंद है। तो मैश मन में सोचता है कि अच्छा इसलिए इसने मेरे को अपना रुमाल दिया था रैबिट वाला। तो रेन मन में कहता है नहीं, वो बात नहीं है। तो ये डिवाइन विजनरीज यही कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये काम खत्म कर देना चाहिए, फिर चाहे अगर मिस्टर वॉलबर्ग कहते भी है उसके बावजूद लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस एक्सेप्शन को, वो यही चाहेंगे कि इसको खत्म कर दिया जाए। ऑटर यही कहता है कि आप लोग सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं और ठीक से सही फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन तभी पीछे से ब्लेस आता है और वो ये कहता है कि मैं भी यही मानता हूँ कि भगवान ने ये जो हमें मैजिकल पावर्स दी है ये एक तरीके का स्पेशल गिफ्ट है, यही हमें उन लोगों से अलग बनाता है जिनको पावर्स नहीं दी गई है। इसी वजह से वो लोग हमारी तरह नहीं है। लेकिन ये
ये तो मानना पड़ेगा कि आज जिस बंदे के पास जादू नहीं था उसने मेरी जान बचाई है। मैं मानता हूँ कि रूल्स को मानना जरूरी है और अगर ऐसा करके मैं अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि इस लड़के को सजा मिले, फिर चाहे उसके लिए तुम मेरे को सजा दे दो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑटर यही कहता है कि ठीक है, हम इस लड़के को सजा नहीं देंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस है। ये लड़का इनोसेंट जीरो से लड़ने के लिए हमारे अंडर काम करेगा, बिल्कुल एक प्यादे की तरह, और इसके अलावा उसे ये साबित करके दिखाना होगा कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो इनोसेंट जीरो से लड़ सकता है। और ये साबित करने के लिए इस लड़के को इस साल के डिवाइन विजनरी कैंडिडेट के तौर पे सेलेक्ट होना पड़ेगा, और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें उसी समय खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैश कहता है ठीक है फिर मैं समझ गया, लेकिन हेडमास्टर की इच्छा को पूरा करने के लिए साथ ही साथ अगर मैं शांति से सबके साथ जीना चाहता हूँ तो इससे बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैश अपना हाथ उठा के नीचे जमीन पे मुक्का मारता है और इससे भाई काफी तगड़ी शॉक वेव निकलती है, ठीक है। और वो यही कहता है कि मैं इनोसेंट जीरो को मार मार के उसका भुर्ता बना दूंगा अपने मुक्के से। और ये सेंसेशन यहाँ पे इनोसेंट जीरो तक गई होती है और वो भी काफी सीरियस होता है, ठीक है ना। मैश वापस स्कूल में आ जाता है और लांस, डॉट और फिन को ये सारी की सारी बातें बताता है। फिन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना पड़ेगा, ऐसा करोगे कैसे तुम। लांस कहता है इसका मतलब ये है कि तुम सच में जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डॉट कहते हैं ठीक है फिर ऐसा लगता है कि हमें मजे करने चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो ये लोग बाहर जाते हैं भाई सिटी में, ठीक है। फिन इनका इंतजार कर रहा होता है और भाई डॉट तो इधर अलग ही आर्मर पहन के आया होता है। दूसरी ओर जब मैश आता है तो मैश ने अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहन रखे होते हैं, भाई इनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं। तभी पीछे से लांस आता है और फिन को लगता है भाई ये तो कम से कम नॉर्मल बन के आया है, नॉर्मल कपड़े पहन के आया है। लेकिन भाई वो भी अपनी शर्ट खोल के दिखाता है कि उसने अपनी सिस्टर की टी शर्ट पहन रखी होती है जो कि उसको आंख भी मारती है। भाई फिन तो परेशान ही हो जाता है बेचारा, वो कहता है भाई क्या भाई मैं नहीं जानता इन लोगों को, कौन है ये लोग। ये लोग इस सिटी में आगे घूमते हैं और डॉट बताता है कि यहाँ पे मार्शेट स्ट्रीट पे एक ऐसा फेमस गेम है जो कि सिर्फ यहीं पे देखा जाता है। तो ये लोग यहाँ पे जब आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा कोआला होता है और उसकी जो स्नॉट होती है वो हार्ड हो जाती है, उसको अगर हम छींक दिलवाते हैं तो उसके स्नॉट से हमको निशाना लगाना होता है, ठीक है। मैश यहाँ पे ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है। डॉट कहता है कि तुम तो बिल्कुल नए हो, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि ये होता कैसे है, तुम तो टारगेट पे भी हिट नहीं कर पाओगे। लेकिन भाई वो कोला से डॉट के सर पे ही हिट कर देता है जिसके बाद उसके सर से खून भी निकल जाता है। डॉट यहाँ पे आता है और वो कहता है देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं, ठीक है ना। वो भी यहाँ पे उसके भाई नाक में उंगली करता है मतलब खुजली करता है, ठीक है। और इस बार निशाना मैश के सर पे पड़ता है जिसके बाद भाई मैश और डॉट लड़ते हैं और ऑब्वियसली मैश डॉट की वाट लगा देता है। लांस को इधर एक नई वॉन्ड चाहिए होती है तो ये लोग एक नई वॉन्ड लेने के लिए जा रहे होते हैं। वो बताता है कि डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम इस बार जल्दी होंगे और वो बिल्कुल नजदीक ही है और इस बात का इन्हीं को फायदा मिलेगा क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा कॉइंस है, ठीक है ना। असली खेल होगा फाइनल स्क्रीनिंग पे। तो लांस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा, समझे ना। तो ये लोग इस शॉप पे आ जाते हैं जहाँ पे वॉन्ड्स होती है काफी ज्यादा और एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बताता है कि लगता है कि तुम ईस्टर्न अकेडमी से हो, क्यों है ना। यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके की वॉन्ड्स होती है। फिन आगे बढ़ता है और उसकी मैजिकल पावर्स को देखते हुए एक वॉन्ड खुद ब खुद उसके पास आ जाती है। तो वो आदमी बताता है कि वॉन्ड्स एकदम हमारी बॉडी के एक्सटेंशन की तरह होते हैं, वो हमारी बॉडी की मैजिकल एनर्जी को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं और हमारी मदद करते हैं और बेटर जादूगर बनने के लिए। यहाँ पे लांस को एक ऐसी वॉन्ड मिली होती है जो कि डबल लाइन वाले मैजिक यूजर्स के लिए भी आम बात नहीं होती है, उसको काफी यूनिक वॉन्ड मिली होती है। तो भाई वो आदमी पूछता है मैश से कि क्या तुम नहीं करोगे गेज, तुम्हें नहीं चाहिए वॉन्ड। तो मैश कहते हैं ठीक है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो यहाँ पे अपना हाथ आगे करता है, तभी वो देखता है यहाँ पे जमीन में एक वॉन्ड गड़ी होती है। वो पूछता है कि इस वॉन्ड का क्या सीन है। तो वो आदमी बताता है कि ये वॉन्ड काफी समय से इस दुकान में पड़ी हुई है और आज तक कोई भी इसको उठा नहीं पाया है। ऐसा कहते हैं कि इस जमीन के नीचे एल्फ वाटर बहता है डायरेक्ट स्प्रिंग से, जिससे काफी कमाल की वॉन्ड्स बनाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कोई भी इंसान अपनी ताकत से या फिर मैजिक से इसको उठा नहीं पाया है इतने सालों में, ठीक है ना। तो मैश भाई आगे बढ़ता है और इस वॉन्ड को उठाने की कोशिश करता है और भाई इसको उठाते यहाँ पे वो एल्फ वाटर पूरा को पूरा ऊपर आने लग जाता है। इस आदमी की तो फट जाती है और मैश कहता है मैं ये वाली वॉन्ड लूंगा। तो वो आदमी कहता है हाँ भाई ले लो यार ये तुम्हारी है, ठीक है ना। दूसरी ओर लेमन और कैप्टन भी इधर आ चुके होते हैं और ये लोग काफी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, खाते हैं पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, काफी मजा करते हैं। मैश को खासकर काफी ज्यादा मजा आया होता है और वो यही कहता है कि आज तक मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे बाहर नहीं घूमा तो हम फिर से जल्द ही मिलेंगे, मेरे को काफी अच्छा लगा तुम लोगों के साथ घूमना। तो अलास कहता है हाँ और मैं अपनी सिस्टर को भी लेके आऊंगा। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, मैश भी काफी ज्यादा खुश होता है। मैश इधर डिसाइड करता है कि वो अपने डिवाइन विजनरी की सिलेक्शन एग्जाम से पहले अपने घर जाना चाहता है रेगरो से मिलने के लिए। वही दूसरी ओर हमें ऑटर का सीन दिखाया जाता है जिसने एक बंदे को डिनर पे इनवाइट किया होता है और वो बताता है कि अब मिस्टर वॉलबर्ग बूढ़े हो चुके हैं, इस वजह से वो ठीक से फैसला नहीं ले सकते। तो जिन लोगों के पास ताकत है, पावर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग इस चीज के बारे में कुछ करे। तो मैं सीधे सीधे तुम्हें बता दूं कि वो बंदा किसी भी हालत
में डिवाइन विजनरी के सिलेक्शन एग्जाम में बैठना नहीं चाहिए। ऑर्कोडॉम के प्रीफेक्ट मार्गरेट मैकरॉन, तो भाई ये ऑर्कोडॉम का प्रीफेक्ट होता है मैकरॉन, और ये ताकतवर तो होता ही है, ठीक है। मैकरॉन कहता है कि तुम मेरे से ऐसे अपना काम नहीं करवा सकते, मैं हर किसी की धुन पे नहीं नाचता, समझे ना, लेकिन मुझे एक चीज से फर्क पड़ता है जो कि है ताकत। तो ऑटर बताता है कि उस चीज की तुम्हें बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होगी क्योंकि मैश बर्नडेड ने लैंग के सबसे परफेक्ट बंदे एबल को भी हरा दिया है। तो मैकरॉन कहता है ओह ऐसी बात है क्या, लेकिन किसी से सिक्के छीन लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि नहीं, उससे ताकत का पता थोड़ी ना चलता है। तो ऑटर बताता है कि उसने ये सब बिना मैजिक के किया है, ठीक है ना, तो ये साफ सफाई मेरे ऊपर छोड़ दो और जितना ज्यादा जंगली हो सकते हो उतना ज्यादा जंगली बन जाओ। तो भाई मैकरॉन तो शौक ही हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो यहाँ पे पियानो बजाने लग जाता है। और दूसरी ओर हमें मैश का सीन दिखाया जाता है जो कि रेगरो के पास वापस आ जाता है, साथ ही साथ ये सारे के सारे दोस्त भी उसके घर पे आए होते हैं। रेगरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है ये देख के कि मैश ने अपने दोस्त बना लिए हैं। डॉट तो भले ही उसको अपना दुश्मन बताता है कि भाई वो उसका राइवल है, लेकिन लेमन रेगरो को अपना इंट्रोडक्शन देती है मैश की वाइफ के तौर पे। तो रेगरो कहता है भाई एक दुश्मन और एक फियांसे भी लेके आया है मैश। रेगरो देखता है कि ये सब के सब काफी यूनिक है फिन को छोड़ के, और रेगरो फिन से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो इन लोगों के साथ रहने में। तो फिन कहता है हाँ काफी मुश्किल होता है इनको संभालना। तो रेगरो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैश के दोस्त बनेंगे, क्योंकि पहले मैं उसको बाहर नहीं जाने दे सकता था, काफी मुश्किल होती थी मेरे को, लेकिन अब मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैश के खुद के दोस्त है। अब मुझे उम्मीद है कि ये लोग हमेशा इसके साथ रहे। दूसरी ओर मैकरॉन भाई आगे बढ़ रहा होता है मैश की तरफ उससे लड़ने के लिए, और उसके साथ उसके दो ये साथी भी होते हैं। तभी उसके ऊपर तलवारों का हमला होता है और मैकरॉन कहता है अच्छा तो तुम अब उसके बॉडीगार्ड का काम कर रहे हो। तो रेन कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मेरे को एक भद्दी सी हंसी सुनाई दी तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने आ गया। तो मैकरॉन कहता है अच्छा तो तुम स्वॉर्ड केन हो, डिवाइन विजनरी रेन एम्स। हमें बताया जाता है कि मैकरॉन के पीछे ऑर्डर का हाथ है, उसके जो गलत काम जो वो करने जा रहा है, लेकिन मैश को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में हर डॉम का एक प्रीफेक्ट होता है और ये 3 प्रीफेक्ट ईस्टर्न एकेडमी के सबसे बेस्ट बंदे हैं और इनके अंदर काफी कमाल का टैलेंट है। इनके पास ऐसी स्किल्स है जिनकी मदद से ये लोग एक डिवाइन विजनरी बन सकते हैं। हमें कुछ सालों पहले एक टूर्नामेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पे 13 से 15 साल के बच्चे जो कि मिडिल स्कूल डिवीजन से हैं, उनके बीच एक टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट में सिर्फ अकेले एक मैजिक यूजर ने सबके सबको हरा दिया था और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उसका नाम था मार्गरेट मैकरॉन, जो कि इस समय ऑर्कोडॉम का प्रीफेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मार्गरेट का सामना इधर रेन से हुआ था जो कि एक स्वॉर्ड केन है, ठीक है। मार्गरेट यही कहता है कि वो तो मार्श बर्नडेड से निपटने के लिए आया था, लेकिन अब उसको एक डिवाइन विजनरी का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अपने जादू से एक पियानो ले आता है और पियानो को बजाना शुरू करता है। रेन को तो समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मार्गरेट यही कहता है कि ये जो डिवाइन विजनरी है तो सिर्फ एक टाइटल है, असली ताकत का जो मतलब है वो तो कुछ अलग ही है। अब हमें ये देखना होगा कि हम दोनों में से सच में ताकतवर कौन है। तो यहाँ पे बेसिकली मार्गरेट या फिर मैं कहूँ मैकरॉन रेन को काफी हल्के में ले रहा होता है। इधर रेन अपने पार्टीशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और मैकरॉन भी इधर अपने आप को डिफेंड करता है। वही दूसरी ओर हमें मैश के फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग एक मैजिकल लूडो गेम खेल रहे होते हैं या फिर मैं कहूँ बिजनेस टाइप का गेम जिसमें इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब डॉट की बारी होती है तो इधर लिखा होता है कि तुम आसानी से किसी की भी खूबसूरती के जाल में फंस जाते हो, इस वजह से तुम्हारे 5 मिलियन लॉन्ड का नुकसान होता है, ठीक है। दूसरी बारी लेमन की होती है और उसे कहा जाता है कि तुम एक स्टॉकर की तरह अपने प्यार के पीछे पड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए अब तुम 320 बार नहीं चल सकती। तो लांस बताता है ये बोर्ड गेम सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर भी बता सकता है। लांस के बारे में उसे बताया जाता है कि तुम्हारी छोटी बहन एकदम से एक बॉयफ्रेंड को अपने घर ले आएगी, तो अब फिर से शुरू करो, ठीक है। तो इसे सुनकर तो भाई लांस की वाटी लग जाती है और भाई दूसरी ओर फिन के साथ इतना कुछ बुरा नहीं होता। उसे कहा जाता है कि तुम वो खोई हुई चीज पुलिस को वापस कर दो और तुम्हें 100 लॉन्ड मिल जाएंगे, ठीक है ना। भाई मैश को तो भाई जादू का इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तो उसे कहा जाता है तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते जादू का, इसलिए तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, अब जाओ। तो भाई उसका तो गेम ओवर हो जाता है यहाँ पे। ये सबके सब लोग काफी गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन फिन रेगरो की बात को याद करता है जब उसने कहा था कि काश ये सारे के सारे फ्रेंड्स हमेशा मैश के साथ रहे। तो फिन मन में सोचता है कि हाँ वो जरूर रहेंगे। दूसरी ओर हमें रेन वर्सेस मैकरॉन का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं। इधर मैकरॉन ने एक स्पेल रेन के ऊपर लगाया होता है जिस वजह से वो उसके आसपास ही घूम रहा होता है, यानी कि अब जब भी रेन
किसी भी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करेगा तो ये एक्सप्लोड कर जाएंगे, ठीक है, इससे रेन को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए रेन यहाँ पे अपने जादू का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। मैकरॉन यही बताता है कि रेन, तुम जानते हो कि हम लोगों को मजे करना पसंद क्यों है, फिर चाहे वो आर्ट हो, प्यार हो, स्पोर्ट्स हो, ड्रिंकिंग हो, ड्रग्स, गैम्बलिंग, ये सब करने का हमें मन क्यों करता है, जिससे कि हमें नॉर्मल जिंदगी से कुछ हटके करने को मिले, हम बोर ना हो, क्योंकि बोरे से इंसान मर जाता है यार, और मैं तो ऐसी ही चीजों के लिए जिंदा रहता हूँ। तो इसलिए चलो रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरे को मैश बर्नडेड से मिलने जाना है। लेकिन रेन इधर यही बोलता है कि उसके पास जादू नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है और उसने कहा है कि वो इस दुनिया का नजरिया बदलेगा। यहाँ पे उसका मूड चेंज हो जाता है और दूसरी ओर हमें ईस्टर्न एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। इधर वही बच्चा होता है और इसका नाम नेरे होता है और वो यही कहता है कि अगर लॉर्ड रेन मार्गरेट से लड़ेंगे तो उनको भी चोट पहुंच सकती है। तो हेडमास्टर बताते हैं कि रेन ऐसे दिखाता है कि वो कोई बेवकूफ हो, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। तुम मार्क्स के बारे में क्या जानते हो? तो इनके बीच में मार्क्स के बारे में यही बात होती है कि जो सिंगल लाइन यूजर्स होते हैं उनके पास मैजिकल एनर्जी होती है, डबल लाइन यूजर्स एक तरीके के कमाल के मैजिशियंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में ट्रिपल लाइन यूजर्स भी होते हैं जिनको खुद भगवान ने चूज किया होता है। अगर हम बात करें रेन की, तो आज तक का सबसे जो छोटा जादूगर है जिसको 3 लाइंस मिली है वो रेन ही है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रेन इतना ज्यादा सीरियस हो चुका होता है लड़ने में कि उसकी 3 लाइंस हो चुकी होती है। तो इधर मैच तो अपने दोस्तों के साथ फिर से लूडो खेल रहा होता है और फिर से उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो वो यहाँ से भाग जाता है फटाफट और जंगल में आके एक बहुत बड़ा क्रीम पफ निकालता है और वो कहता है यार अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि सबके सामने मैं इतना बड़ा क्रीम पफ नहीं खा सकता था। मैकरॉन भी इस लेवल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि रेन के पास 3 लाइंस है यार, और कितना ज्यादा कमाल की बात है कि उसका सामना रेन से हो रहा है। फिर चाहे उसके अब ट्रिपल लाइन ही क्यों ना आ गई हो, लेकिन उसको अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा और अगर वो ऐसा करता है तो ये एक्सप्लोड कर जाएंगे जो भी उसने स्पेल डाल रखा है, ठीक है ना। रेन यही कहता है कि मुझे पता है तुम ऑटल के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो, तुम मैश को अपना टारगेट बना रहे हो क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे पता है इस दुनिया में अगर जादू ना हो किसी के पास तो उसे इंसान भी नहीं माना जाता, एक आम इंसान टूट जाएगा और शायद सोसाइटी को ब्लेम करेगा, लेकिन मैश ऐसा नहीं है, वो अपनी खुद की किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रहा है, समझे। तो यहाँ पे मैश भी ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और उसको काफी अच्छा फील होता है कि यार रेन उसका साथ दे रहा है, ठीक है। रेन को अटैक करने के लिए मजबूर करने के लिए मैकरॉन एक और अटैक करता है रेन के ऊपर और दूसरी ओर हेडमास्टर बताता है नेरे को कि तुम जानते होगे कि गॉड खुद उन लोगों को चुनते हैं जिनके ऊपर 3 लाइंस होती है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी वॉन्ड्स को काफी अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि एक वॉन्ड की असली ताकत को वो बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए उन्हें ट्रिपल लाइन यूजर्स कहा जाता है। तो भाई इधर रेन की जो वॉन्ड होती है वो एकदम से चेंज होने लग जाती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है मैकरॉन के ऊपर और भाई उसकी तो वाट लग जाती है, यहाँ पे पूरा एकदम चीर चुकी होती है जमीन और फाइनली वो हार जाता है और रेन की 3rd लाइन गायब हो चुकी होती है। मैश यहाँ पे आता है और वो कहता है कि मेरे को लगता है मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन रेन कहता है नहीं मैं तो बस यहाँ पे कुछ रैबिट्स के साथ खेल रहा था। दूसरी ओर मैकरॉन अपने डिसाइपल्स को लेके जा रहा होता है और वो कहता है वाह क्या खतरनाक ताकत थी उसकी। तो ऐसी ताकत होती है 3 लाइन वाले यूजर्स की। मैं चाहे तो अपने सेकंड मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन इन दोनों को बचाना मेरी प्रायोरिटी थी। वही दूसरी ओर हमें फिन का सीन दिखाया जाता है जिसके पास 3 गोल्ड कॉइन होते हैं और वो एक फ्लैशबैक याद करता है जब मैश इन सब लोगों के बीच में 3 कॉइन्स बांट देता है, जिस वजह से ये सब के सब लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं। इधर मैश रेगरो के साथ बैठा होता है। रेगरो जानता है कि अगर मैश इन लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं करेगा, अगर वो डिवाइन विजनरी नहीं बनता तो उसको मार दिया जाएगा, तो उसको काफी ज्यादा रिग्रेट होता है। वो ये सोचते हैं कि काश वो मैश को एक नॉर्मल जिंदगी दे पाता, उसको कुछ और ज्यादा लंबे समय तक छुपा पाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मैश यही कहता है कि वो खुश है पहली बार क्योंकि उसके काफी ज्यादा दोस्त बन चुके हैं। तो रेगरो भी ये जान के थोड़ा अच्छा फील करता है और वो कहता है ठीक है फिर सही सलामत वापस लौट के आना। हमें बताया जाता है कि डिवाइन विजनरी के पाथ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला स्टेज है कॉइन इकट्ठा करना, दूसरा स्टेज है डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम और तीसरा है डिवाइन विजनरी इलेक्ट फाइनल एग्जाम। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेज में आ चुके होते हैं और इधर काफी सारे लोग होते हैं। हमें बताया जाता है कि अक्सर सेकंड स्टेज में जाने के लिए एटलीस्ट 5 गोल्ड कॉइन होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट जीरो के इंसिडेंट के बाद ये पैरामीटर कम कर दिया गया और 3 कॉइन्स वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिस वजह से भाई फिन और डॉट दोनों के दोनों इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इधर लास्ट में मैश आता है और उसका सामना ऑटर से होता है। वो यही कहता है इंसानों का एक स्टैंडर्ड होता है, तुम जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ पाओगे, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस दुनिया को मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पे मैश अपनी यूनिफॉर्म उतार देता है और अपने मसल से बात करने लग जाता है जो कि उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और वो जाते जाते यही कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी भी बैंड बजा दूंगा अपनी पूरी ताकत से। यहाँ पे एंड में मैश भी इस ग्राउंड के अंदर आ जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लोग उसको काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, कहते हैं घर जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई
कोई जरूरत नहीं है और फलाना ठिकाना, जिसे देख के डॉट और फिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिन मन में यही सोचता है कि मैश का जीना या मरना इस प्रतियोगिता पे निर्भर करता है और इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। वो यहाँ पे जब मैश के पास आता है उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, तो मैश कहता है भाई मैं तो घर जाना चाहता हूँ यार। तो ये प्रतियोगिता जब शुरू होती है तो बताया जाता है इन लोगों को कि ये एक एलिमिनेशन गेम है और इनको एक सर्वाइवल मैच में हिस्सा लेना होगा। इनको एक चाबी ढूंढनी होगी जो यहीं पे कहीं पे छुपी हुई है, जिसको एक बलून के अंदर बंद कर रखा है। इसके अलावा ऐसे 3 मॉन्स्टर्स यहाँ पे होंगे जो कि हर समय तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए होंगे। तो ये सुनकर तो भाई फिन की वाट लग जाती है और वो सोचता है कि इन मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा वो। इन लोगों को यहाँ पे डेडरवेंस हॉन्ट का सामना करना पड़ेगा और एक चाबी को एक बड़े से बैलून के अंदर छुपाया गया है कहीं पे। इनको पहले उसे ढूंढना है, उसके बाद उस बैलून को फोड़ के उस चाबी को लेके यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ 3 डेडरवेंट्स हमेशा इनकी जान के पीछे पड़े रहेंगे। ये सुन के तो भाई फिन बिल्कुल रोने लग जाता है, उसकी हालत टाइट हो जाती है, ठीक है। मेन एग्जाम में पहुंचने के लिए इनको ये स्टेज पार करनी पड़ेगी। वही रिफ्लेक्शन मिरर्स ऑडियंस को बताएंगे कि कंटेस्टेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से चीटिंग करना नामुमकिन हो जाएगा, तो इनको तुरंत ही वहां पे भेजा जाता है और ये सबके सब इधर अलग हो चुके होते हैं, सेपरेट, ठीक है। इधर एक मैजिशियन होता है जो कि भाई इस डेडरवेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ साथ हमें बताया जाता है कि इन डेडरवेंट्स के ऊपर जादू को कोई भी असर नहीं होता भाई। तो बस इनका आखिरी रास्ता ये है कि ये यहाँ से बच के भागे। तो ये तो काफी खतरनाक बात है। एक बार उनकी कुल्हाड़ी कंटेस्टेंट के ऊपर लग गई तो उनकी आत्मा भाई तड़प उठेगी और वो इस गेम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूं एग्जाम से। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये डेडरवेंट सच में काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है और इनके ऊपर जादू को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरीके का ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स की बुद्धि को टेस्ट किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय भागने के, तो ये लोग कैसे किसी मुसीबत से निपटते हैं। वही दूसरी ओर मैश भाई एक ही मुक्के में इस डेडरवेंट की वाट लगा के रख देता है भाई। वो बैठ जाता है घुटनों के बल नीचे, उसकी वाट लग चुकी होती है और जो बंदा भाई डिस्क्वालीफाई होकर बाहर निकला होता है वो कहता है भाई क्या मजाक चल रहा है, मैंने जादू से हमला किया था, उसको कुछ नहीं हुआ, उसने मुक्के में लटा दिया उसको। लेकिन उसके बाद ये डेडरवेंट फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ये एक फैंटम है, कोई जीवित चीज नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है। तो मैश कहता है ओह फिर तो मेरे को भागना होगा। यहाँ पे मैश भाग रहा होता है और वो एकदम से भागते भागते बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे एक और जादूगर होता है जिसका नाम होता है मैक्स। वो मैश को अपने पास बुला लेता है और वो बताता है कि वो जहाँ से जा चुका है, इन लोगों की नजर इतनी तेज नहीं होती लेकिन आवाज से ये आकर्षित होते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो ये लोग फिर से बड़े हो जाते हैं। मैक्स बताता है कि उसके जादू से वो किसी भी चीज को छोटा और बड़ा कर सकता है। मैक्स मैश से कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये डेडरवेंट्स जिस हिसाब से घूम रहे हैं उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो बैलून कहाँ पे हो सकता है। वही दूसरी ओर भाई फिन तो चुप के बैठा होता है और लांस भी उस बैलून को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इधर मैश और मैक्स दोनों के दोनों भाई साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इन्हें फाइनली वो बैलून मिल चुका होता है। उसके नीचे एक बेलो भी होता है, उसको टच करते साथ ही काफी तेज आवाज आती है जिससे एक डेडरवेंट फिर से इनके पीछे पड़ जाता है। ये समझ जाते हैं कि भाई इसको छूने से ही ये काफी तेज बजेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये डायरेक्टली इस बलून को फोड़ दे तो ये काम कर सकता है, लेकिन उस बलून के ऊपर अटैक करने के बाद वो एकदम से बचने लग जाता है बहुत बुरी तरह से। ये नीचे वाला बेलो तोड़ देते हैं और अब ये सोचते हैं कि अगर इसके अंदर हवा भर के इसको फोड़ा जाए तभी एक तरीका है इसको फोड़ने का, वरना हम इसको टच तो कर ही नहीं सकते। तो मैक्स अपने जादू की मदद से इस बैलून को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है। भले ऑडियंस में से लोग कहते हैं भाई दिमाग खराब हो गया कि इस बंदे का, इन्होंने अपना काम और भी ज्यादा मुश्किल कर लिया है ऐसा करके। लेकिन भाई तभी यहाँ पे मैश भागता हुआ जाता है और एक पोज देता है और यहाँ पे भाई टॉर्नेडो बनाना शुरू कर देता है। इस टॉर्नेडो से इस बैलून के अंदर हवा भरनी शुरू हो जाती है और ये बैलून फूट जाता है। फाइनली इनको इनकी चाबी मिल चुकी होती है। वही दूसरी ओर लांस भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और चाबी पा लेता है। दूसरी ओर डॉट, मैकरॉन और बाकी सारे कई कंटेस्टेंट्स को अपनी चाबियां मिल चुकी होती है सिवाय फिन के। डॉट इधर आके फिन को ढूंढ लेता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी हिस्से की चाबी नहीं मिली है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाबी ढूंढने में, ठीक है ना। वही दूसरी ओर मैक्स और मैश इधर साथ होते हैं। मैश कहता है कि हे तुम्हारी वजह से मेरे को चाबी मिली है तो ये तुम अपने पास रख सकते हो। तो मैक्स ये सुन के काफी खुश होता है और वह कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हारे बारे में रेन से सुना था। देखो एग्जिट उस तरफ है और वैसे भी हमने पता तो लगा ही लिया है ना कि चाबी को हासिल कैसे करना है, तो मैं मैनेज कर लूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो ये एक सीनियर की इंपॉर्टेंट जॉब है कि वो अपने जूनियर्स का ख्याल रखे। तो जाते जाते मैश शुक्रिया अदा करता है। यहीं पे मैक्स अकेले बचा होता है और पीछे से एक जादूगर आता है और वो कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो छूटते साथ ही इधर मैक्स के ऊपर हमला कर देता है और मैक्स इधर इस जादूगर का सामना करने के लिए तैयार होता है। एंड में भाई मैश आता है। इसके बाद सिर्फ एक और कंटेस्टेंट बचा होता है, सिर्फ 9 ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लांस कहता है कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने बिना जादू के उस बलून को फोड़ दिया। तो
मैश कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरे को मदद मिली थी। तभी यहाँ पे ये गेट ओपन होता है लास्ट कंटेस्टेंट के लिए और यहाँ पे मैक्स चलता हुआ आ रहा होता है। तो ऐसा लगता है मैक्स भी जीत चुका है, लेकिन वो यहाँ पे आके गिर जाता है। वो खून में ऑलरेडी लथपथ होता है और पीछे से वही जादूगर फिर से आता है। वो आते साथ ही इधर मैक्स के सर पे अपना पैर रखता है और वो कहता है कि कमजोर लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनकी क्या हालत करूं। तो मैश इधर इस बंदे के पास आता है और वो कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो फिर मन में सोचता है कि ये बंदा कार्पाचियो है, जो कि बिल्कुल लांस की तरह काफी ज्यादा एलीट है, इस साल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट। तो जो पानी कार्पाचियो को ऑफर किया जाता है वो इस ग्लास को मैश के पास लेके आता है और उसके मुंह पे फेंक देता है भाई, और कहता है कि कमजोर लोगों को चुप रहना चाहिए। लेकिन वही पानी भाई मैश अपने शेकर में डलवा लेता है और भाई क्योंकि अब 3 बज चुके हैं तो उसके प्रोटीन पीने का टाइम हो चुका होता है, तो वो इसको शेक करता है और भाई गटक जाता है। तो फिन कहता है भाई इतनी हिम्मत कैसे आ गई इसके अंदर, मतलब जो पानी उसके मुंह पे फेंके जाने वाला तो उसको प्रोटीन शेक बना के पी गया ये बंदा। मैच कहता है मुझे माफ करना, मतलब टाइम पे प्रोटीन पीना काफी ज्यादा जरूरी है और तुम बार बार लोगों को कमजोर कह रहे हो, लेकिन सच बात तो यह है कि आज तक मैं अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से मिला ही नहीं। लेकिन चलो ये बात है कि हर इंसान के लिए ताकत का मतलब अलग होता है, लेकिन असलियत में मतलब क्या होता है ताकत का। तो भाई उसने खुद ही टॉपिक शुरू किया होता है और वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ताकत होती क्या है। तो यहाँ पे कार्पाचियो सीरियस हो चुका होता है, लेकिन इनको बताया जाता है कि रुक जाओ नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपनी ताकत बचा कर रखो। तभी आसमान में एक स्टार, हार्ट और क्यूब आ जाता है, जो कि इन सभी को 3 टीम्स में बांट देता है। हर टीम में 3-3 लोग होते हैं और मैश की टीम में डॉट और फिन होते हैं। तो इनका अगला एग्जाम होता है लाइफ क्रिस्टल में और ये एक टीम बैटल होने वाली है। हर टीम में 3 मेंबर्स है और टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। हर 3 मेंबर्स के पास एक एक क्रिस्टल होगा, तो हर टीम को दूसरी टीम के पास जाके उनके क्रिस्टल्स को तोड़ना है, ठीक है। जिस टीम के सारे क्रिस्टल टूट जाएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो डॉट कहता है अच्छा ये बात है। फिन कहता है अच्छा ये एक टीम मैच है भाई, यहाँ पे मैच की तो वाट लग चुकी होती है कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग। तो डॉट चिल्लाता हुआ कहता है ओए तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हमारे लीडर का दिमाग फूक गया ये एक्सप्लेनेशन सुन के, एक आसान भाषा से मैं समझाओ, समझे ना। तो इन्हें फिर से बताया जाता है कि इनको कुछ नहीं करना, बस बाकी टीम के लोगों के क्रिस्टल्स को तोड़ना है जीतने के लिए, ठीक है ना। तो फिन सोचता है कि ये क्रिस्टल डिसाइड करेंगे हमारी किस्मत, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हर टीम के पास 3-3 क्रिस्टल है। तो अगर एक बार को मेरा टूट भी जाता है तो ये दोनों तो है ही, लेकिन इतने भाई मैच गलती से स्लिप कर देता है इस क्रिस्टल को और ये अभी टूट जाता है भाई। इसके अलावा फिर डॉट का भी टूट जाता है और अकेला सिर्फ फिन का क्रिस्टल बचा हुआ होता है। तो डॉट और मैश यही कहता है अरे चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ, तो हम तुम्हारे इस क्रिस्टल को टूटने नहीं देंगे। तो यार अभी भी इनके अंदर इतनी मोटिवेशन है भाई, डर वर नहीं लग रहा क्या, एक ही क्रिस्टल बचा हुआ है तुम्हारा। तो फिर भी सोचते हैं हाँ यार चलो एटलीस्ट ये दोनों तो है मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है, लांस दूसरी टीम में है। तो यहाँ पे इनको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और एंड में फिन अकेला होता है। इनको अलग अलग टेलीपोर्ट किया गया होता है, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक बात है यार, मतलब फिन तो ऑलरेडी डरपोक है और मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसका सामना अगर किसी से हो गया पहले तो यार उसका क्रिस्टल टूट जाएगा और मैश की टीम हार जाएगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं है मैश को हराना मेरे ख्याल से, है कि नहीं। फिन मन में यही कहता है कि भाई ये तो टीम बैटल होने वाली थी ना, तो अलग अलग करने का क्या मतलब बनता है। तो यहाँ पे फिन रोने लग जाता है क्योंकि वो अकेला होता है। हमें बताया जाता है कि जादुई दुनिया में ऐसी 13 एंशिएंट वॉन्ड है जो कि उनको चुनती है जिनके अंदर काफी कमाल का टैलेंट होता है और फिर उसके बाद चुने हुए लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती है और उनको अजीब अजीब अलग अलग पावर्स मिलती है। इन वॉन्ड्स को कहा जाता है मास्टर केन्स। अब जैसे कि आपको याद होगा इन लोगों का डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम चल रहा था और इनको एक क्रिस्टल मिला था, 3-3 बंदों की टीम बनी थी और इन लोगों को इस क्रिस्टल को बाकी टीम से बचाना था। फिन, डॉट और मैश ये तीनों एक टीम में थे और मैश और डॉट ने तो पहले ही अपना क्रिस्टल तोड़ दिया था इस राउंड के शुरू होने से पहले ही। यहाँ पे बस फिन बचा था जिसके पास अपना क्रिस्टल था और अब इस एग्जाम के दौरान ये सब के सब अलग अलग हो चुके होते हैं और यहाँ पे फिन अकेला होता है। उसे इस बात से काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। वो कहता भाई जब ये टीम मैच है तो यहाँ पे हमको अलग अलग क्यों कर दिया है इन लोगों ने। और कमाल की बात यह है कि बाकी टीम्स के जो मेंबर होंगे इनके क्रिस्टल्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, यही मेन एम है इस एग्जाम का, ठीक है। लांस भी समझ जाता है कि भाई इन लोगों की तो बहुत वाट लगने वाले क्योंकि लांस किसी और की टीम में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यही कहता है कि अब हमारी टीम का सिर्फ एक ही क्रिस्टल बचा है तो मेरे को अपनी जान दांव पे लगा के भी इसको बचा के रखना होगा। लेकिन तभी उसको साइड में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो कमाल का बंदा था कार्पाचियो जो कि काफी खतरनाक था, यहाँ पे उसने एक बंदे को नीचे गिरा रखा होता है और उसके कंधे पे एक चाकू भी घुसा हुआ होता है, ठीक है। तो फिन ये सब देख के पहले तो समझ नहीं पाता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है। कार्पाचियो यही कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है कि हमारी किस्मत में क्या होगा क्या नहीं। उस समय जो हमें टैलेंट्स मिले होते हैं उसके बाद हम अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ जीते हैं और बचपन के समय जिन लोगों के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता उनकी कोई औकात नहीं होती और बेसिकली कार्पाचियो इस बंदे का क्रिस्टल भी तोड़ देता है। फिर इसको देख के समझ जाता है कि ये तो भाई खतरनाक बंदा है, इससे तो दूर रहना होगा। तो वो यहाँ पे छुप जाता है। वो कहता है कि उसे कॉन्सेंट्रेट करना होगा और ऑर्गेनिक मैटर में घुल मिल जाना होगा। वो ऐसे एक्ट करेगा
जैसे कि वो एक दीवार है, वो दीवार है, एक दीवार। तो थोड़ी देर बाद जब वो इधर देखता है तो कार्पाचियो इधर से जा चुका होता है, जिसके बाद फिन चैन की सांस ले ही रहा होता है, लेकिन इतने में कार्पाचियो उसके पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। फिन की यहाँ पे फट जाती है और वो कहता है भाई मैं तो दीवार हूँ एक। तभी कार्पाचियो कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक एंजल टाइप आ जाता है, या फिर मैं कहूँ गॉडेस का स्टैचू, ठीक है। फिन यहाँ पे माफी मांगने लग जाता है, दया की भीख मांगने लग जाता है। वो बेसिकली कहता है भाई मैं तुम्हारे जूते चाट लूंगा, तुम्हारे उंगलियां चाट लूंगा पैर की, लेकिन भाई मेरे को माफ कर दो प्लीज, मेरे को जाने दो यहाँ से। तो कार्पाचियो कहता है कि तुम फिन एम्स हो, है कि नहीं। तो फिन कहता है यार तुम मुझे जानते हो। तो कार्पाचियो कहता है हाँ, तुम वो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हो ना जिसके इतने गए गुजरे मार्क्स आए थे, बस किसी तरह आ गए तुम ईस्टर्न एकेडमी में, और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम जैसे बंदे भी यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। और अब देखो तुम यहाँ पे डिवाइन विजनरी के कैंडिडेट एग्जाम में भी पहुंच गए हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद की यहाँ पे घुसने के लिए। कितना बेकार है यार, ऐसे टैलेंटलेस लोगों की इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है, और मेरे को ऐसे लोगों को देख के और गुस्सा ही आता है। तो देखो ये क्रिस्टल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये मुझे दे दो। तो यार ऑब्वियस सी बात है, फिन ने यहाँ पे डिसाइड कर रखा होता है कि वो ये क्रिस्टल अपनी जान पे खेल के भी बचाएगा, और इसी वजह से यहाँ पे वो पूरी कोशिश करता है कार्पाचियो से बचने की। लेकिन कार्पाचियो यहाँ पे थोड़ी बहुत धमकी देना शुरू करता है इधर फिन को कि अगर तुम अपनी हालत उस जैसे नहीं करना चाहते तो चुपचाप ये क्रिस्टल मुझे दे दो। दूसरी ओर हमें यहाँ पे मैक्रॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि इस साल वैसे 3 काफी कमाल के लोग हैं इस एग्जाम के अंदर। पहला है मैश बर्नडेड, जो कि जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा है लांस क्राउन, जो कि टॉप ट्रांसफर स्टूडेंट है। और आखिर में आता है कार्पाचियो लियो यांग, जो कि टॉप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है। मेरे को हमेशा लगता था कि वो मेरी तरह है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है डिवाइन विजनरी बनने में, लेकिन हो सकता है कि ऑटल मैडन ने उसके साथ भी कोई डील की हो, क्या पता। लेकिन मानना पड़ेगा कि वो एक प्रोडिजी है और उसकी वॉन्ड ने उसे खुद चुना है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो हमारी पूरी अकेडमी में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से कार्पाचियो का सीन दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है, तो वो अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है डेंजरस, और ऊपर अपनी वॉन्ड को पॉइंट करता है। ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ गिरेगा, लेकिन कार्पाचियो बस देखते रह जाता है और वो कहता है भाई कुछ तो हुआ नहीं। इतने में फिन यहाँ से भागने लग जाता है, और जाते जाते वो अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है चेंजेस, और इस वजह से यहाँ पे जो कार्पाचियो की लोकेशन होती है वो चेंज हो जाती है। कार्पाचियो यहाँ पे समझ जाता है कि ये एक ऐसा मैजिक है जो कि लोगों की जगहों को स्विच कर देता है। तो जो बंदा यहाँ पे नीचे पहले पड़ा हुआ था जिसको कार्पाचियो ने मारा था, वो यहाँ से गायब हो चुका होता है और उसकी जगह कार्पाचियो आ चुका होता है। फिन ने जानबूझ के अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था एंड तक, जिससे कि वो एकदम से चौंका सके कार्पाचियो को। यहाँ पे फिन भाग रहा होता है और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने काफी डिस्टेंस गेन कर लिया है, लेकिन तभी उसका पैर यहाँ पे जख्मी हो जाता है और वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसे फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है और कार्पाचियो इधर पहुंच चुका होता है। वो कहते हैं कब तक ऐसे करते रहोगे तुम, ये क्या कोई खेल था तुम्हारा, देखो मैं फिर से नहीं बोलूंगा, दे दो मुझे। तो इसके बाद यहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपने चेस्ट पे चाकू मारने लग जाता है और भाई फिन की तो हालत खराब हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बाकी लोग हैं स्टूडेंट्स है वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और ये देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, ये किस टाइप का मैजिक है कि वो बंदा अपने आप को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो सामने वाले को चोट लगेगी, ना कि उसको। लेकिन फिन को ये बात पता होती है कि मैश का फ्यूचर इस क्रिस्टल के ऊपर टिका हुआ है, अगर वो डिवाइन विजनरी नहीं बनेगा तो उसको सजा मिलेगी। आप जानते हैं, लास्ट एपिसोड में बताया था, नहीं याद है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो मैश की खातिर यहाँ पे वो हार नहीं मान सकता। यहाँ पे इतने सारे अटैक करने के बाद कार्पाचियो को काफी गुस्सा आने लग जाता है। वो यही कहता है कि जब ऐसे बेकार लोग बेफालतू का एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे मेरे को और चिढ़ मचती है। तो वो अपने गले पे यहाँ पे चाकू रख देता है, जिसको देख के बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं भाई अगर इसने अपना गला काट दिया तो इसका मतलब ये है कि वो जान से जा सकता है फिन, ठीक है। तभी यहाँ पे समय पे मैश पहुंच जाता है और वो भाई एक ही हाथ में कार्पाचियो का सर पकड़ के दीवार में ठोक देता है। भाई काफी कमाल का सीन, ठीक है। और वो कहता है कि फिन जो भी तुमने किया वो जाया नहीं गया, शुक्रिया, मुझे माफ करना। वो यहाँ से जब निकलता है तो हमें दिखाया जाता है मैश के सर से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कार्पाचियो के जो सर पे उसने अटैक किया वो उसके खुद के ही सर पे लगा होता है। कार्पाचियो को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता, वो अपनी बॉन्ड यहाँ पे निकालता है जिसमें एक दिल धड़क रहा होता है, साथ में वो गॉडेस का स्टैचू भी इधर आ जाता है। वो कहता है कि मेरी बॉन्ड स्पेशल है, जो भी डैमेज मेरे ऊपर आता है वो मेरे ओपोनेंट के ऊपर ही लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे मैश थोड़ा अटैक करने की जब कोशिश भी करता है कार्पाचियो के ऊपर, तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे अटैक मैश के ऊपर खुद ही लगते हैं। इवन जो अटैक्स कार्पाचियो अपने खुद के ऊपर भी करता है वो मैश के ऊपर लगते हैं। तो यार मैश के ऊपर डबल अटैक हो रहा है यहाँ पे। ओके, कार्पाचियो बताता है कि जो भी दर्द मेरे को मिलेगा वो इस बॉन्ड में एब्जॉर्ब हो जाता है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे
को कभी भी दर्द महसूस नहीं होता, और ये सब कुछ मास्टर केन की मदद से है, जो कि सबसे ऐतिहासिक वॉन्ड्स में से एक है। ये पावर तभी एक्टिवेट हो गई थी ऑटोमेटिकली जब इसने मेरे को चुना था। तो डम्बलडोर, यार मैं इसका नाम भूल गया, डम्बलडोर जैसे बंदे का, आई एम सॉरी, अगर तुमको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वो समझ जाता है कि यार ये बंदा मास्टर केन का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया में से 13 ही है ये वॉन्ड्स, ठीक है। कार्पाचियो कहता है कि वैसे मैं दर्द महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि तुम जैसा बंदा मेरे को कभी दर्द महसूस करवा पाएगा। तो मैश यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक करने की कोशिश करता है, और तब भी यहाँ पे कार्पाचियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार्पाचियो कहता है कि कितने बेकार एफर्ट्स डाल रहे हो तुम, बिल्कुल उस फिन की तरह, जो कि हमेशा अपने आप को अपने भाई से कंपेयर करता है, लेकिन बस गिरने की कगार पे ही रहता है। इस बंदे की यहाँ पे जगह ही नहीं है कोई भी, और ऐसे लोगों का कोई काम भी नहीं होता। ये तो खुद अकेले क्रिस्टल को भी नहीं बचा पाया, कितना कमजोर है ये, हमेशा इसको कोई और बचाने के लिए आता है। तुम सर दर्द हो फिन, पता है तुम्हें ये बात। तो ये सुन के तो फिन निराश हो जाता है, लेकिन मैश कहता है कि हाँ वैसे सही कह रहे हो तुम। समझदारी इसी बात में होती है कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो तुम उस चीज को छोड़ दो, और तुम्हें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि तुम्हारी असली औकात क्या है कि नहीं। तुम्हारे हिसाब से फिन के जो ये एक्शंस है वो बेकार हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो एक सरदर्द हो, लेकिन इतनी हिम्मत करके जिस चीज से तुम डरते हो उसके सामने खड़े रहना एक अलग बात है। मेरा दोस्त तब भी यहाँ पे खड़ा रहा जबकि उसे पता था कि तुम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो, तब भी उसने हार नहीं मानी, और अब तुम उसके ऊपर हंस रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मैश इधर तैयार होता है, और वो काफी ज्यादा कॉन्सिक्यूटिव पंचेस मारने लग जाता है कार्पाचियो के ऊपर। वो कंटिन्यूअसली जब इसके ऊपर मारता रहता है तो हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस स्टैचू है उसके चेहरे पे क्रैक आ जाता है, जिसके बाद मैश अपने अटैक्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कार्पाचियो समझ जाता है कि भाई उसने तो सोचा था कि गॉडेस स्टैचू की कोई भी लिमिट नहीं है, और अब उसे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसकी कोई लिमिट हो। ऐसा कभी हुआ नहीं उसके साथ। यहाँ पे ये थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और मैश कहता है कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब तुम्हें एहसास होगा कि दर्द कैसे महसूस होता है, तो क्या तुम फिन की तरह मेरे सामने टिक पाओगे, जबकि तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा ताकतवर हूँ? क्या तुम फिन की तरह मेरा सामना कर पाओगे बिना रुके? तो यहाँ पे इस स्टैचू की जो पट्टी होती है वो खुलने लग जाती है, और कार्पाचियो कहता है ये पहली बार है जब किसी ने गॉड स्टैचू को क्रैक किया हो। तो यहाँ पे भाई ये जो गॉड स्टैचू होती है तो अल्टीमेट मोड में आ जाती है भाई, काफी खतरनाक मोड में। कार्पाचियो बताता है कि गॉड स्टैचू अपने आप ट्रिगर हो जाएगी और अपने अटैक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। तो यहाँ पे उसके हाथ में बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, जिन इंजेक्शन से वो मैश के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मैश इन अटैक से बचता है, और थोड़ी देर बाद वो अपने कोट के जेब के अंदर से एक लोहे की वॉन्ड निकालता है, उसको पकड़ता है और उसकी शेप चेंज करना शुरू कर देता है। भाई उसके अंदर कारस्ताने वगैरह करके वो उसको एक भाई टेनिस का बैट बना देता है यार। और ये देख के तो बंदे चौंक जाता है, वो बोलता है भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, अपनी उंगलियों से कर रहा है वो ये सब। इधर वो एक स्टील की बॉल भी बना लेता है और इससे भाई वो टेबल टेनिस खेलना शुरू कर देता है भाई वो स्टैचू के मुंह के साथ। जैसे भाई तुमने देखा होगा यार बंदे टेनिस बॉल के साथ भाई दीवार से खेलते हैं, वैसे वो उसको दीवार की तरह एक्ट कर रहा होता है। साथ ही साथ वो इन सारे अटैक से भी बच रहा होता है। वो कंटिन्यूअसली उसके चेहरे पे मारता रहता है। भाई ये देख के तो कार्पाचियो के होश उड़ जाता है। वो बोलता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। इवन जो बाहर बच्चे बैठे होते हैं वो बोलते हैं भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है। इधर इतने कंटिन्यूअस अटैक के बाद ये पूरा स्टैचू तबाह हो जाता है और भाई बिखर जाता है चारों तरफ। कार्पाचियो को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो कैसे सकता है भाई असली दुनिया में। मैश कहता है कि तो तुम कह रहे थे कि तुमने कभी दर्द महसूस नहीं किया, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है। वो भाई अपना ये स्टील का रैकेट तैयार करता है, उसके सर पे देके मारता है। भाई उसके होश उड़ जाता है, वो तो एक ही में नीचे गिर जाता है। डंबलडोर कहता है कि वैसे देखना पड़ेगा, मास्टर केन यूजर के सामने ये साफ सीधी जीत है। और बच्चे तो शौक हो ही जाते हैं। मैश इधर फिन को शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से अब वो स्कूल में रहेगा, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। वही दूसरी ओर कार्पाचियो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसको महसूस होता है पहली बार कि दर्द कैसा होता है, और जैसे जैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है वैसे वैसे ये दर्द बढ़ते जा रहा है। अब उसे ये एहसास होता है कि दर्द कितना ज्यादा भयानक होता है, और मैश ने यही दर्द सहा किसी और के लिए। तो यार वो समझ जाता है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है मैश के सामने। जिसके बाद यहाँ पे हमें दूसरी ओर मैकरॉन का सीन दिखाया जाता है। जब मैकरॉन यहाँ पे मौजूद होता है तो उसके सामने दो और मैजिशियंस आते हैं उसका सामना करने के लिए, ठीक है। इधर मैकरॉन सुनता है और थोड़ी देर सुनने के बाद वो कहता है तुम्हारी जो रैंक है वो है RE, री, ठीक है ना। तो वो हमें बताता है कि जो पावर होती है उसको उसने एक स्केल में डाल रखा है, डो रे मी फा सोल ला टी डो, ठीक है ना। और री सुना होता है उसने, मतलब ये बॉटम से सेकंड पे होते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और भाई मैकरॉन टी पे होता है, यानी कि वो सेकंड रैंक पे होता है। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, मैकरॉन इन लोगों से ज्यादा ताकतवर है, ओके। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों हार नहीं मानते, अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं अच्छा खासा। जिसके बाद यहाँ पे मैकरॉन आसानी से इन दोनों की वाट लगा के रख देता है और इनके क्रिस्टल्स भी तोड़ देता है, ओके। अब क्योंकि एक टीम यहाँ पे हार चुकी होती है पूरी तरह से, तो ये मैच खत्म हो जाता है। जिसके बाद सबके सब जो बाकी कंटेस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक
ब्रेक होता है इन लोगों का और सबके सब लोग शांत हो चुके होते हैं, क्योंकि अब इनका नया और असली मैच शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये सब के सब लोग इस बात से शॉक होते हैं क्योंकि मार्गरेट मैकरॉन इधर इस राउंड में होता है, जिसने लास्ट ईयर डिवाइन विशनरी रेन एम्स को भी मजा चखा दिया था। तो ऑब्वियसली बात है मार्गरेट मैकरॉन काफी ज्यादा ताकतवर है और अब इन दोनों के बीच का ब्रेक होता है। तो डंबलडोर को भी पता होता है कि यार ये वाला राउंड मैच के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और तभी साइड में से एक डिवाइन विशनरी आता है जिसका नाम होता है कार्डो गहना, ठीक है ना। कार्डो यही कहता है कि उस मशरूम हेड के लिए काफी दिक्कत होने वाली है मैकरॉन का सामना करने में, है कि नहीं मिस्टर वॉलबर्ग। तो हाँ यार, इसका नाम वॉलबर्ग होता है, ओके। कार्डो बताता है कि सेकेंड ईयर में रेन एम्स इसलिए डिवाइन विशनरी बना क्योंकि उस साल मैकरॉन ने हिस्सा नहीं लिया था। और मैं आपको बता दूं कि कार्डो मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, ठीक है ना। तो वो हर कैंडिडेट को अच्छे से एग्जामिन करता है हर साल। तो हम कह सकते हैं कि यार इसका भी अच्छा खासा रोल है, ओके। तो इस साल उसे लग रहा होता है कि जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है डिवाइन विशनरी बनने के लिए वो है मार्गरेट मैकरॉन। तकरीबन कुछ सालों पहले उसने टूर्नामेंट में सब लोगों की वाट लगा के रख दी थी, तो उसकी ताकत काफी कमाल की है, खास करके उसका सेकंड मैजिक। कार्डो यही सोचता है कि यार मशरूम हेड और मैकरॉन के बीच में ताकत का काफी अंतर है, तो अब पता नहीं वो कैसे संभालेगा उसको। ये वो देखना चाहता है कि क्यों लोग उसके ना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दूसरी ओर हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई चिढ़ के बैठा होता है मैच पे, और वो कहता है कि उसने मेरे को जलील किया था। तो वो मैकरॉन से कहता है कि हे, तुम सारे जादूगरों की तरफ से उसकी वाट लगा के रख सकते हो क्या, हमें काफी मजा आएगा। तो वो जब यहाँ पे मैकरॉन के पास आता है तो भाई मैकरॉन तो उसको उड़ा देता है। वो कहता है कि मेरा मजाक किरकिरा करने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी वाट भी लगा दूंगा मैं, ठीक है। साइड में से ऑटर मेडल भी आ जाता है, उसको भी वो सेम ही चीज कहता है, ठीक है। तो ऑटर मेडल कहता है कि ठीक है फिर मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक तुम अपना काम कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने आप से बातें कर रहा होता है कि क्या मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करता हूँ। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मेरे पॉप्स ने जब मुझे कहा तो मेरे को पहले दिक्कत होने लगी, उसके बाद मैं आसानी से सारा वेट उठाने लग गया। और ये सब के सब लोग भाई अपनी ही दुनिया में खोए पड़े होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लेमन भी शुरू हो जाती है और वो अपने भाई आशिकी करने लग जाती है। वही डॉट बीच में आता है, उसको प्रपोज करता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे मैच तो अपना प्रोटीन पाउडर पीने लग जाता है और फिर यहाँ पे होता है जो कि इसी दुनिया में होता है, कहता है कि भाई ये सारे के सारे लोग ना अपनी अलग ही दुनिया में खोए पड़े हैं। तभी यहाँ पे कार्डो आ जाता है अंदर और इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो अंदर कब आया। मैच उसे पहचान जाता है कि ये वही डिवाइन विशनरी है जिसने उसे बुली किया था उस दिन। तो वो यही पूछता है कि अभी तुम्हारे नेक्स्ट राउंड से पहले थोड़ा समय है, तो क्या हम एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं। तो मैच भाई मुंह पे मना कर देता है उसके। तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि भाई डिवाइन विशनरी है, वो उसको मुंह पे मना कर दिया। तो कार्डो बताता है कि देखो मैं मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हूँ, तो अगर कोई भी ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करता है उसको मैं पहले परखता हूँ। तो जब तक मैं तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचान जाता बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए डिवाइन विशनरी बनना, और शायद तुम बनो भी ना, और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और अब चलो हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ पे मैच मान जाता है इस खेल के लिए। कार्डो कहते हैं कि अब यार तुम कोई गेम खेल रहे हो और उसमें कोई प्राइज ना हो तो ये तो काफी गलत बात है। तो देखते हैं अगर तुम इस खेल में मेरे को हरा देते हो तो मैं तुम्हें इस एग्जाम में पास कर दूंगा बिना किसी कंडीशन के। और ये एक सिंपल गेम है जिसका नाम है यू लुक यू लूज। तो यार अब मेरे को नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने इस गेम का नाम सुना होगा, लेकिन बेसिकली यार यही होता है कि कार्डो जिस डायरेक्शन में उंगली करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैच को देखना होगा। बस ये छोटा सा रूल है। अब मैं तुम्हें बोलूंगा यार उस तरफ देखो, तो हमारे इंस्टिंक्ट्स ऐसे काम करते हैं कि हम उस तरफ देखेंगे, लेकिन असलियत में इस गेम को जीतने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखना होगा। मतलब अपने माइंड को हमेशा शार्प रखना पड़ेगा, अटेंशन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे कार्डो एक सर्कल भी बना देता है जिस सर्कल के अंदर ही रह के मैच को ये गेम कंप्लीट करना होता है, ओके। तो यहाँ पे 3 राउंड होंगे, अगर तीनों राउंड को मैच ने डॉज कर दिया तो वो जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला राउंड शुरू होता है और कार्डो अपनी उंगली ऊपर करता है, जिसका मतलब ये है कि मैच को नीचे देखना होगा 3 की गिनती तक। लेकिन यहाँ पे नीचे से ही कार्डो अटैक करता है अपना, जिसके बाद भाई किसी ना किसी तरह तो मैच को बचना होगा और ऊपर देखना होगा। लेकिन भाई नहीं, बाल बाल बच जाता है मैच और इस राउंड को क्लियर कर लेता है वो, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा राउंड होता है और दूसरे राउंड को भी वो आसानी से पार कर लेता है। तीसरे राउंड में फाइनली कार्डो अपनी इस तलवार को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि इस तलवार के अंदर से ब्लैक फ्लेम निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये फ्लेम जिसको भी टच करेगी वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो जल नहीं जाता। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होने वाला। कार्डो अपने अटैक्स करना शुरू करता है मैच के ऊपर और मैच इसी सर्कल के अंदर रह के बचने की कोशिश करता है। फाइनली ऊपर से जब अटैक हो रहा होता है तो मैच अपने पैर जमीन में गाड़ के भाई सर्कल को उखाड़ के ऊपर कूद जाता है। तभी यहाँ पे एक छोटा सा आउल आता है और वो मैच का क्रीम पफ लेके चला जाता है, जिसके बाद वो ये रूल तोड़ देता है और
उस डायरेक्शन में गलती से देख लेता है जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया था कार्डो ने। तो ये राउंड वो हार जाता है। मतलब ये है कि काफी बड़ा मजाक था ये। एनीवे इस चीज को कार्डो काउंट नहीं करता, वो कहता है चलो ठीक है ड्रॉ मान लेते हैं हम इस मैच को, ठीक है ना। जिसके बाद कार्डो यहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि पहले जब उसने अपनी स्वॉर्ड से हमला किया था, लास्ट अटैक जो किया था मैश के ऊपर, मैश उसे अपने सर से तोड़ने वाला था, लेकिन उसके बाद इंस्टेंटली उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो कूद गया। बस उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतना ज्यादा उत्सुक क्यों है डिवाइन विजनरी बनने के लिए। फायदा क्या है जब एंड में तुम मर ही जाओगे। तो अगर वो हमारी साइड होता तो इतने में वो हंसता है और दूसरी बार यहाँ पे ब्रेक खत्म हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि फाइनल एग्जाम अब शुरू हो चुका है, इसमें 1-on-1 फाइट होगी और रूल्स आसान से है, जब तक एक ओपोनेंट गिव अप नहीं कर देता या फिर बेहोश नहीं हो जाता यानी कि हार नहीं जाता तब तक ये मैच चलता रहेगा। ओके, पहला मैचअप होता है एडलर डॉम से जिसने 7 गोल्ड कॉइन जीते होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है हर कैंडिडेट्स में से, मैश बर्नडेड। दूसरी ओर आता है मार्गरेट मैकरॉन ऑर्का डॉम से जिसके पास 5 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। इन दोनों का फाइनली सामना होने वाला होता है और यही सबसे बड़ा खतरा है मैश के लिए। ओके, इस गेम को शुरू करने से पहले मैश अपना क्रीम पफ खाता है। दूसरी ओर भाई मैकरॉन भी अपना फ्राइड श्रिम्प निकाल के भाई इस डिप के अंदर डुबो डुबो के पागल हो जाता है एकदम, ठीक है। और ये देख के तो डॉट समझ जाता है कि आज तक का जो इतिहास हो, जो भी उसने देखा है ना, जितना ज्यादा सनकी होता है ना बंदा उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब ये है कि ये मैकरॉन नाम का बंदा सच में काफी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे मैकरॉन अपनी एनर्जी बाहर निकालता है, मतलब एक जादू का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद उसके अंदर से काफी मैजिकल एनर्जी निकलती है और फिन को ना थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है। तो डॉट कहते क्या हुआ तुम्हें। लांस बताता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो चुकी है तो उससे तुम्हारी तबीयत खराब होना बनता ही है, यही असली ताकत है डिवाइन विजनरीज की। तो अब देखते हैं मैच तुम इसका सामना कैसे करते हो। मैच यहाँ पे आगे भागता है और मैकरॉन एक मैजिक बॉल फेंकता है मैच की तरफ और मैच यहाँ पे तैयार हो जाता है एकदम वॉलीबॉल की तरह उसको उछालने के लिए, लेकिन ये काफी ज्यादा भारी होता है जिसके बाद मैच पीछे जाने लगता है और जाके दीवार पे ठुक जाता है। मैकरॉन को लगता है कि भाई उसका खेल शायद खत्म हो गया है, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैच होता ही नहीं है भाई। तभी मैच पीछे से आ जाता है और भाई मैकरॉन को पकड़ के भाई ऊपर उछल जाता है, उसको उल्टा करके भाई नीचे जमीन पे पटकता है। यहाँ पे भाई ये लोग सोचते हैं भाई हुआ क्या है यहाँ पे, चल क्या रहा है यहाँ पे। डॉट सोचता है ये सब हुआ कैसे, मैच उसके पीछे कैसे आ गया, वो तो पीछे ठुक गया था ना जाके। तो फिर बताता है कि जब उसे पता चला कि वो इस बॉल को नहीं संभाल सकता है तो वो जानबूझ के पीछे भागने लगा जिससे कि वो बॉल की स्पीड से ज्यादा तेज हो जाए और इस अटैक से बच जाए। तो असलियत में ये हुआ। तो भाई साइंस लगाने लग जाता है डॉट। वो सोचता है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ये किस टाइप का मैजिक है और ये तो एक मैजिक स्कूल है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एनीवे दूसरी बार में दिखाया जाता है मैकरॉन को इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा होता, वो आसानी से लैंड कर चुका होता है और उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा होता है, ठीक है। ये दोनों फिर से तैयार होते हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब आपको क्या लगता है कि यार आगे चल के क्या होगा। एनीवे यार मुझे पता है बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, हम जल्दी जल्दी इस सीरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।